क्लास के अंदर चल रहा था। ध्यान से सुनना, ये कंप्लीट कर चुके हैं। इससे हम लोग एंगल निकालना भी जानते हैं, एसपी क्या होगा, एसपी 2 होगा या एसपी 3 होगा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस कर लिए, टेबल बना लिए थे। ना हम लोग इसके बॉन्ड पैरामीटर्स पे आते हैं फाइनली, क्योंकि अब हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी मिल गया है। पहले जो बॉन्ड पैरामीटर्स हमने पढ़े थे वो हमने तब पढ़े थे जब हमने सिर्फ लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो लुईस कॉन्सेप्ट में हम शेप को डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए हमने VSEPR पढ़ा और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। नाउ बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हमने पढ़ा था पहला नंबर पे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बताओ? जो दो न्यूक्लियस कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस है। तो लिख सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस between the nucleus of two atoms, between the nucleus of two atoms, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। अब ध्यान रहे, आगे बढ़ते हैं। इसके किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ये देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, बहुत आसान है समझना। तो पहला जो है वो ये अफेक्ट किस पे करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम्स की उस पर डिपेंड करेगी। पहला क्या होगा? इसको नोट कर लें, स्क्रॉल कर देता हूँ, नोट करते चलो जल्दी जल्दी। 2 लाइन तो लिखी है, ज्यादा है भी नहीं, फिर भी तुम लोग जो है टाइम ले रहे हो। डन सर। ओके श्रेयांश, तुमने बोला था कि लिखना है। ओके पहला नंबर पे आ जाओ। बस जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये डिपेंड कर जाता है। तो पहला फैक्टर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक है, इस पे कैसे डिपेंड करती है? तो याद होगा कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ की लिखने हैं दो एटम्स की जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने दो केस बना लेने हैं। केस 1, व्हेन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0, व्हेन डेल्टा En जो आए वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। अगर डेल्टा En 0 आ जाए तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? मान लो ये एटम 1 है और दूसरा एक एटम 2 इससे बॉन्ड कर रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे? जो बॉन्ड लेंथ डी होगी वो डी क्या हो जाएगी? RA+RB के बराबर हो जाएगी। अब चूंकि ये डेल्टा ई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तभी होगा जब होमोन्यूक्लियर के मॉलिक्यूल्स होंगे मैक्सिमम केसेस में, जैसे Cl2 है।
हाँ जैसे Cl2 है या F2 है, तो फिर A बराबर B यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 × R। बॉन्ड लेंथ सीधे रेडियस की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ सीधे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सर सर आप म्यूट पे हो। नहीं नहीं मैं बंद कर दिया था एक्चुअली मैंने माइक। एक ऑडिबल, अभी तो ऑडिबल होगा ना मोहित। हाँ सर, हाँ सर। सुनो, डेल्टा EN बच्चों जो है वो क्या है हमारा, जीरो। अगर डेल्टा EN जीरो है इसका मतलब क्या है कि जो एटम है या तो वो सेम है या फिर जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो है। तो एक आइडियल केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में तभी रहेंगे जब एटम्स क्या हो, सेम टाइप के। जैसे अपना Cl हो गया या F2 हो गया। तो ये चीज है। अगर अलग अलग भी एटम्स से तो क्या है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ऑलमोस्ट सेम, छोटा साइज वाला है या बड़ा साइज वाला है, उनकी डायरेक्ट अगर हम लोग Ra प्लस Rb की वैल्यू निकाल दे तो वो भी D के बराबर हो जाएगी। तो होमोन्यूक्लियर के अंदर भी हम लोग ये चीज देख सकते हैं। दूसरा केस क्या होगा, सिंपल सा केस 2 देख लो। इफ डेल्टा EN इज नॉट जीरो, अगर जीरो नहीं होगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, याद है सबको, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ D इक्वल टू क्या आएगा, Ra प्लस Rb माइनस 0.09। और आगे, 0.09 आगे बताओ, डेल्टा EN। डिफरेंस ऑफ डेल्टा EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, और किस में आता है ये पूरा, मॉड में। किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। हाँ मॉड ले लेते हैं यहाँ पे, चलो डेल्टा EN जो है यहाँ पे हमेशा मॉड लिया जाएगा। तो मॉड में लिख देता हूँ, वैसे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही खींचते हैं हमेशा। तो डेल्टा EN जो है यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फॉर्मूला तो पहले से पता है। देखो माइनस हो रहा है ना, वैल्यू क्या हो रही है, माइनस। तो बताओ अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ra प्लस Rb की वैल्यू से कम होती चली जाएगी। तो ये दो केसेस हैं। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं बताओ, HCl। तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है, और ये क्या करेगा, पार्शियली आयनिक करेक्टर इसके अंदर आ जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस। और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये Ra प्लस Rb से क्या हो जाएगी, छोटी। जो बॉन्ड लेंथ है वो Ra प्लस Rb से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये जो D की वैल्यू है ये RH और RCl इन दोनों की डिस्टेंस के समेशन से कम होगी। कितनी कम होगी, -0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है तो हाइड्रोजन की हमें 2.1 याद रखनी है,
क्लोरीन की हमें 3.0 याद रखनी है, तो इससे सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में डाल के, अगर RH और RCl की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने पीरियोडिक में तुम्हारे करवाए थे और टेस्ट में भी दिया था। जो पीरियोडिक के टेस्ट जो है उसके अंदर मैंने ये सवाल दिया किस हुआ है। किस का याद रखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने याद करो पीरियोडिक का एक क्लास लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका लिखाया गया है, उसमें FCl है, Br है, I है, ये चार याद रखने जरूरी। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन फॉस्फोरस है, इनका याद रखना है। ये हमारे मेन हैं जिनका हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, इनका याद रख लोगे तो चलेगा। ये पीरियोडिक की क्लास के अंदर पढ़ाया है, सबकी वैल्यूज को लिखा है। तो फॉर्मूला समझ गए, नोट कर लिया, दो केस बन गए। ये तो थ्योरेटिकली सॉल्व करने का तरीका है। अब कंपैरेटिव देखेंगे, कंपैरेटिव कैसे वैल्यू को सॉल्व करें। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड लेंथ बताओ कम होती कि ज्यादा होती, जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीज। सर कम बॉन्ड होती। लेंथ कम हो रही ना, बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा हमारा बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना कम है। क्योंकि जो फॉर्मूला है इसमें माइनस में आ रहा है 0. डेल्टा En की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे ये नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और Ra प्लस Rb में से उतना ज्यादा माइनस हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। और अगर हम लोग साइड एटम का साइज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। आइटम है जो हमारा कॉमन आइटम नहीं है, उसके अलावा साइज पे भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन HF, HCl, HBr और HI, तो बताओ सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें होगा, बोलो। लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगी। तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, इसका साइज। फ्लोरीन जो है वो छोटा ही होता है, और Cl और बड़ा होता है, Br और बड़ा होता है, और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। और हाइड्रोजन जो एटम है वो क्या है, वो सब कहीं पे क्या है, लगा है, सेम। इसलिए जैसे जैसे हम लोग साइज बढ़ा रहे हैं साइड एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। मान लो ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास Cl है, ये डिस्टेंस आएगी। और अगर हम एटम यही रखते हैं हाइड्रोजन, और ये वाला एटम और बड़ा कर देते हैं, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेना है। इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सिंपल है, कॉमन सेंस से देख लेना है कि साइड एटम बड़ा है तो हम बता देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस तरीके से हो रहा है। अगर अच्छा ये देखें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज्यादा है, तो HF में ज्यादा है। हाइड्रोजन 2.1 है और फ्लोरीन कितना है 4.0, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंस धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब जब हम डेल्टा En की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस फैक्टर से भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लोरीन के अंदर सिर्फ 2 शेल होती हैं, 2,7 है ना, 2। इसके अंदर 3 शेल होंगी क्लोरीन में, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 5। क्लोरीन सेकंड पीरियड, फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो 5वें पीरियड तक अगर चले जाओगे तो जाहिर सी बात है साइज काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये नोट करें, बॉन्ड लेंथ जो है डेल्टा En पे कैसे डिपेंड कर रही है। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे अगर एग्जांपल ले लें, HF बॉन्ड कहीं बना हुआ है, कहीं
HN बॉन्ड है, कहीं HO बॉन्ड है। तो इनमें से बताओ सबसे लॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? अगर हम लोग का जो है यहाँ पे सिर्फ इतना कंपैरिजन सर करना हो, HN। तो अगर हमें इसके अलावा कोई भी डेटा और नहीं दिया हो तो हम देख लेंगे कि बॉन्ड जो लेंथ है वो कैसे देखेंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस से बता सकते हैं और साइज ऑफ एटम से भी बता सकते हैं, दोनों से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की बात करें तो F जो है इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है। इसका जो डेल्टा EN है वो मैक्सिमम है। इसका जो डेल्टा EN है वो कैसा है? इसमें सबसे कम है। और इसका जो डेल्टा मीडियम है। साथ में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? नाइट्रोजन का ही है कि नहीं है? बोलो। क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव, साइज डिक्रीजेस। तो HN बॉन्ड आएगा सबसे छोटा। हम अभी हाइब्रिडेशन की बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, सिंपल अगर सिंगल बॉन्ड्स की कंपेरिजन करें, HO देन HF, ऐसे लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर सिंगल बॉन्ड्स कंपेयर करने हो। तो ये मेथड जो है यूज किया जा सकता है अलग अलग जगहों पे, बट इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि आसान है बताना। डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सर जो है ऑक्सीजन का साइज जो है वो मीडियम है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो डेली टू डेली जब सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे याद रखें, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे बढ़े। Yes, sir. साइज एंड डेल्टा दोनों दोनों यहाँ फेवर कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है सेकेंड जो चीज है, कितना फैक्टर लिखा है फर्स्ट पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है, तो सेकेंड डाल लो इसमें। सेकेंड में लिख लो फैक्टर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जाहिर सी बात है कि हमने सिखाया है पहले भी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, है ना। और बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जितना लंबा बॉन्ड होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, है ना। अगर यहाँ पे याद दिलाएं थोड़ा, तो बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, या वाइस वर्सा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना चाहिए। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। अब हम यहाँ पे तुमको कंपेरिजन करा देते हैं। एक C सिंगल बॉन्ड C है, एक C डबल बॉन्ड C है, एक C ट्रिपल बॉन्ड C है। बताओ सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? बोलो, विच इज लॉन्गेस्ट? कार्बन कार्बन। देखो पहला वाला। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड, फर्स्ट वाला। हाँ, इसका इसकी एक्चुअल वैल्यू होती 1.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। और यहाँ पे होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड होता है 1.21 के आसपास, 1.20 रखो, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल है ये डबल है, और ये ट्रिपल है। सर ये आप फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ भी लिखा रहे हो? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने देख लिया ना फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहा है बॉन्ड लेंथ को, तो बॉन्ड का ऑर्डर भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये इसको हम वापस क्यों कर रहे हैं? वापस इसलिए कर रहे हैं, उस समय तुमको कुछ पता नहीं था बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वहां पे तो सिर्फ डिफिनेशन लिखाई थी। अच्छा बताओ, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? थर्ड वाला। बॉन्ड लेंथ। इसको इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर ऐसे आएंगे जिनकी जरूरत अभी है, तो उसका अभी तुम्हें पता चल जाएगा जब रेजोनेंस की बात करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इस साइड इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और बॉन्ड ऑर्डर इधर इंक्रीज करेगा।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इधर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, विच मोर स्ट्रॉन्ग? बोलो। सीओ। हाँ सीओ। अब जाहिर सी बात है जब सीओ है सर तो उसमें वैलेंस थोड़ा बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा तो इसलिए स्ट्रॉन्गर रहेगा। हाँ ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो इसका डेल्टा ई एन ज्यादा है। बॉन्ड तो दोनों जगह 3 है, पर डेल्टा ई एन जो है वो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का ज्यादा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, इसलिए ये वाला जो है वो स्ट्रांग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बताओ फिर इन तीनों में से बॉन्ड छोटा कौन सा होगा, बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करें इन दोनों में से, इसकी बॉन्ड सर लेंथ ज्यादा CO। होगी। ध्यान से बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? सर सी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। यस, तो इसकी जो है ऑलमोस्ट अभी पढ़ाई कितनी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन मोनोऑक्साइड है एक्चुअल में, ये ऐसा है, सी पे जो है नेगेटिव चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें। इसकी जो लेंथ है वो 1.15 से भी कम होती है ना, लेस देन 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद रखें कि कैसे इन फैक्टर्स को जज करना है बहुत आसान, सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। नोट करें इसको जल्दी से। हेलो सर। हम्म। अच्छा हो। हाँ लिख लो तो मुझे बता दो कि ना हो गया। हो गया। हाँ, हो गया, हो Thanks. गया। आप सुनो, रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है? रेजोनेंस का मतलब क्या है, क्या चेंज होता है रेजोनेंस से? सही बात है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, दोनों चेंज होते हैं। अगर तुम्हें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर्स को, तो मैं देखो तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर कंपेयर करो। ये सीसी बॉन्ड लेंथ है और ये बेंजीन रिंग है। सर वो रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है या ब्रैकेट है? ब्रैकेट लगा है वो। देखो इसमें बताओ सीसी बॉन्ड लेंथ कौन सी वाली ज्यादा होगी, ये वाली या ये वाली? कंपेयर बॉन्ड लेंथ। Sir, first वाली. यस वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बेंजीन में बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2. 2 नहीं होता है, 1.5। 1.5 होता है बच्चे। देखो इसका एवरेज ले लेते हैं ना, यहाँ एक बॉन्ड है और फिर वहां पे जो है डबल बॉन्ड भी आएगा आधे टाइम, ऐसे याद है? तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1. यहाँ 2 है, इसका एवरेज कितना होगा 1.5। या टोटल जो फॉर्मूला लिखा है था उससे कर सकते हो। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 6 3 9। अंदर के 3 बॉन्ड 6 इसमें डिवाइड हो जाएंगे। हाँ तो यहाँ से फॉर्मूला याद कराया था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पोजीशंस, तो 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, और यहाँ किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इस तरह आप, अच्छा अभी करता हूँ। देखो अभी एक लिख रहा है, तुम बोल रहे हो कि हो गया मेरा, तो जल्दी नोट करो। तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका यूज करोगे तो आंसर्स आ जाएंगे।
तो रेजोनेंस होने से एक्चुअली बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि घटता है? सर घट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। अरे दोनों होता है ना, जिसका डबल बॉन्ड हाँ था सर, दोनों उसका भी होता है। एवरेज हो जाता है ना। क्या पूछ रहे हो ओम, रिपीट करो। इसमें रेजोनेंस कहाँ यूज हुआ? रेजोनेंस यूज नहीं हुआ इसमें। अरे रेजोनेंस यूज नहीं किया, बेंजीन का ये 1.5। यहाँ रेजोनेंस यूज ना हो गया। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन रेजोनेंस करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। तो यूज तो हो गया रेजोनेंस, ठीक है, इसलिए तो रेजोनेंस का काम आ रहा है। अब याद करो, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन CO2 एंड CO3 2 माइनस। जल्दी से बताओ। सर ऊपर वाले में नॉर्मल CH6 C2H6 में बढ़ा था ना बॉन्ड लेंथ। हाँ, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, सी सिंगल बॉन्ड सी वाले में। इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 है और इसकी 1.5 वाले क्या है, 1 और 2 के बीच में होगी, तो बेंजीन में होती 1.34 एंगस्ट्रॉम। 1.5 का मतलब क्या है, 1.54 से से ज्यादा। छोटी होगी। हाँ, 1.54 से छोटी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और 2 वाले से कम, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 में जो वैल्यू होती है उससे कम नहीं, उससे ज्यादा, सॉरी, 1 वाले से कम और 2 वाले से ज्यादा, मतलब मीडियम। तो मीडियम सर में और कितनी? आप रेजोनेंस के वजह से दोनों हो रहा है ऐसा क्यों बोले थे? बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है दोनों क्यों अरे बोले थे? 2 होते हैं, देखो सुनो, रेजोनेंस वाले में अच्छा, 2 का भी 1.5 और 1 का 1.5 हाँ, इसलिए। ओके। ये डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड है अगर रेजोनेंस नहीं दिखा रहे तब, और ये सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस पहले पढ़ा चुका हूँ, आप क्या रेजोनेंस एक्सप्लेन करूं बच्चे, रेजोनेंस तो पहले पढ़ा चुके हैं। सर हो गया समझा। नहीं, किसी को रेजोनेंस नहीं आता, प्लीज एक्सप्लेन रेजोनेंस अगेन सर, बोल रहे हैं श्रेयांश। पढ़ा नहीं है रेजोनेंस? श्रेयांश, क्या तुमने रेजोनेंस अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ तुमको, फिर वो मैं वीडियो भेजता हूँ, उसमें देख लेना। रेजोनेंस अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब तुम मुझे बताना, मैं तुमको भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का मतलब है कि हाफ एन आवर फिर से उसको पढ़ाया जाए, तो फिर तो वो रिपीट हो जाएगा बाकी बच्चों के लिए। सुन रहे हो कि नहीं? और बताओ क्या पूछा है तुम लोगों ने? CO3 2 माइनस, अच्छा क्वेश्चन पूछा था मैंने। हाँ बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? एक्चुअल में दोनों में रेजोनेंस होता है, CO2 में भी रेजोनेंस है, CO3 2 माइनस में भी रेजोनेंस है। CO2 में रेजोनेंस कैसे होता है, देखो, CO2 में डबल बॉन्ड है, और ये रेजोनेंस कैसे करता है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है, सॉरी ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर है और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं, तो जो कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, दूसरे के साथ क्या बना सकता है, तब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में पोलैरिटी है, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ इस तरीके से, ये वाले पाई बॉन्ड को, तो इस ऑक्सीजन में माइनस आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये लोन पेयर बॉन्डिंग में आ जाएगा ऐसे घूम के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इस ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, प्लस। बताओ ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या है पूरे एटम पे, बोलो। जीरो। अभी भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही है, और सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो इट्स अ वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऐसे ही करके एक और बना सकते थे, इधर वाले पे दे देते हम लोग प्लस, और इधर वाले पे दे देते माइनस। बताओ यहाँ से जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डबल सिंगल ट्रिपल का हमको क्या ले लेना है, यहाँ पे एवरेज ले लेना है। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
इसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बदल जाती है। नॉर्मली सी डबल बॉन्ड कितना होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। बट चूंकि ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन और CO बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर इन CO2 डायरेक्ट लिख सकते हो इज 1.15 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा सा कम हो जाता है। 1.20 से कम होकर कितना हो जाता है 1.15 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू रेजोनेंस। कार्बोनेटेड बॉन्ड ऑर्डर एंगस्ट्रॉम में कैसे आया? अच्छा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड सर सर बॉन्ड बट तीनों ऑर्डर के क्या आएगा? एवरेज से तो डबल बॉन्ड ही होना चाहिए ना एंडिंग हाँ बॉन्ड सर ऑर्डर वही। तो। अरे सुनो तो, वो वाला एवरेज दूसरा हो गया भाई। वहां पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी तो आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। और जब कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिस्पर्स होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे जो रेजोनेंस का मेथड तुम बता रहे हो ना, सिर्फ उससे नहीं देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी उसके अंदर क्या होगी आ जाएगी। तो जो CO2 का रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर है ये स्पेशल होता है, कई बार इस पे ध्यान नहीं जाता है बट ये होता है। इसलिए नो वैलिडी जो हमने सोचा था विदाउट रेजोनेंस वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, ऊपर लिखाया है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, देख लो अपने नोट्स में। लेकिन जब रेजोनेंस हो गया तो यहाँ पे 1.15 एंगस्ट्रॉम है। सिर्फ अगर सिंपल एवरेज लोगे तो 2 और 1 3 और 3 6 और डिवाइड करोगे 3 से 2 ही आ जाएगा, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है बट बॉन्ड लेंथ में फर्क आ गया, इसमें फर्क आ गया बॉन्ड लेंथ में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करेक्टर भी उसके अंदर आ जाएगा। और साथ में जो चीज इग्नोर हो जाती है ना बॉन्ड लेंथ में वो क्या है प्लस और माइनस चार्ज। पहले प्लस माइनस चार्ज इतना नहीं ले रहे थे, लेकिन अब प्योर प्लस माइनस चार्ज आने लगे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो एक चीज याद रखेंगे, रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी का मतलब है जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी डिक्रीज जरूर होगी। वो इसलिए पता चला क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो है स्टेबल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। जो हमने फॉर्मूला बताया है, जो सिंपल हम लोग का फॉर्मूला होता है उससे बॉन्ड ऑर्डर अभी भी कितना आएगा 2, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ 2 बॉन्ड है प्लस यहाँ 1 बॉन्ड प्लस यहाँ 3 बॉन्ड, तो तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो, कितने लोग ने ऐसे सॉल्व किया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया होगा 2 ही आया होगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। ये इसका कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 तो पहले था ही, लेकिन चूंकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो रही बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी अगर बॉन्ड की बढ़ रही है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस जो एटम्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए और पास आने चाहिए। तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, 1.20 से 1.15 एंगस्ट्रॉम प्रैक्टिकली होती है। ये इसको मेजर किया गया है, मेजर्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है, या जो में रेजोनेंस की कोई जरूरत है, बट क्योंकि जब प्रैक्टिकल डेटा देखा गया तो उसमें ऐसा पता चल रहा है 1.15 आ रही है, बाकी जगह CO बॉन्ड की जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये याद रखना है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अभी देखना, ये मैंने अलग से बता दिया तुमको, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। कार्बोनेट में बताओ कितना आएगा बॉन्ड लेंथ, कम या ज्यादा इससे? तो इसका कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, दिखेगा नहीं तुमको, जो तुम पूछ रहे हो ना CO2 में, तो याद रखना उसमें सीधे सीधे नहीं दिखता है कि कम क्यों हो गई, उसको कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसलिए। कितना बॉन्ड ऑर्डर आया था बताओ, बोलो 2/3 बॉन्ड ऑर्डर बताओ यार, 2/3 की 4/3? 4/3. 4/3 ना, 1.33। अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि CO2 में ज्यादा होगी? यहाँ पे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है कम है, बॉन्ड लंबे हैं। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दो ही टाइप के बॉन्ड थे, उनका एवरेज या रेशियो लिया है, इसलिए लिखेंगे जो बॉन्ड ऑर्डर N CO2 है वो ज्यादा है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो CO3 2 माइनस में वो ज्यादा है। तो लिखेंगे CO3 2 माइनस bond length in CO3 2 minus
is greater than bond length in CO2। याद रखना, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये CO2 का इंटरनल केस है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए तुम डायरेक्ट लिख सकते हो गया, चली गई क्या? कहाँ तक थे तुम लोग? तो याद रखें कि हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना, रेजोनेंस अगर पढ़ा है तो हम इसका यूज भी तो करेंगे। तो चूंकि अब तुम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हो, अब समझ में आ जाएगा, इसलिए इस चीज को उस समय डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज VSEPR और ये सारी थ्योरीज हुई नहीं थी। नेक्स्ट लिखो, सर वो ऊपर आपने लिखा है Third रेजोनेंस point इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ना, तो रेजोनेंस किस में ज्यादा है वो कैसे डिपेंड करेगा? मतलब तो देखेंगे कि कितने रेजोनेंस, एक्चुअली पूरा टॉपिक जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने ज्यादा बन रहे हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो ये रेजोनेंस ज्यादा उसमें हो रहा है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं उतना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहा है उतना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। जैसे देखो, हम कहते हैं जैसे आवाज कट रही 3 है। पाई बॉन्ड। कुछ अच्छा कट, अभी सही है? हाँ आवाज सर, कैसी है अब सही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर बेंजीन में देखा जाए तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में लिया गया है? 3 पाई बॉन्ड, याद है? हाँ सर। Yes, sir. और उसमें रिंग भी फॉर्म हो रही है, रिंग फॉर्म होने से भी स्टेबिलिटी बनती है, रिंग होती है बेंजीन में एक्चुअली पहले से। तो सर कार्बोनेट में कितने रेजोनेंस पाई जितने बॉन्ड रोटेट पाई हो रहा है बॉन्ड्स सिर्फ? है उस पर डिपेंड करेगा क्या? यस यस, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स रोटेट होंगे उतना बढ़िया रेजोनेंस होगा। ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लेकिन तुमने समझ लिया है ना? यस सर। तो तो हकल्स रूल फॉलो होता है उसमें। तो जब GOC पढ़ोगे, जनरल रूल बोलता है कि सर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने पूरा चाहिए, और बहुत सारी लैग। इसमें कंडीशंस सर हैं। आवाज फिर से कट रही है आपकी। यस सर। अच्छा, अभी भी नहीं सही हुई? अभी तो सर वो आप सही हकल्स हुई रूल थी कुछ थोड़ी बोल बहुत। रहे थे, पूरा लैग हो। सर अभी सही मैं हो बोल गया रहा था, हूँ फिर कि आप जब वापस एक्सप्लेन कर रहे थे जीओसी के बाद तो फिर नहीं सुनाई दिया। हाँ हाँ, GOC में ही आता है वो। तो GOC पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें और आएगी।
यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो लिमिटेड है, उसको इतने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे रेजोनेंस का एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना। रेजोनेंस यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना है। तो इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा रेजोनेंस हुआ है, इसमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि रेजोनेंस जो हुआ है उससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज हुआ, उससे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज हुआ। अगर बॉन्ड ऑर्डर चेंज हुआ है तो हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। ओके, किसी का Yes, नोट sir. करना बचा है क्या? हो गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही दिक्कत हो कुछ बताना। तो रिपीट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ वो सब आगे पढ़ना है। नेक्स्ट जो है जीओसी, फ्यूचर में पढ़ोगे। इन फ्यूचर यू विल स्टडी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दैट यू विल स्टडी हकल्स रूल। ये सारे रूल वहां पढ़ने हैं, उसमें रेजोनेंस के बारे में बात करी जाएगी। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया इससे हो जाएगा। बताओ बॉन्ड लेंथ अगर लिखा जाए तो किसके प्रोपोर्शनल है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे भी क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ये दो अभी लॉजिक सिखाए हैं, इनसे याद रखना है। बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों याद रखना। अब आता है नंबर 3, डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन भी तो चेंज हो सकता है। यही सिखाने तो के ये लिए तो इसको फोर्थ छोड़ के रखा फैक्टर था। है ना, थर्ड वाला तो रेजोनेंस था। रेजोनेंस था तो फोर्थ इसको लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन जो बच्चे हैं उस पे देखो, याद रखना जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनके एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल पास होगा कि नहीं? एस करेक्टर ज्यादा का मतलब क्या है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर एस कैरेक्टर मतलब? अभी सिखा रहा हूं। ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर ऑफ ऑर्बिटल। सर बट हमने अभी तो पढ़ा था कि एस कैरेक्टर से क्लोजर टू न्यूक्लियस रहता है क्योंकि उसमें पेनिट्रेटेड यस ज्यादा यस, रहता है ऑर्बिटल। हाँ अगर क्लोजर हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ। है ना, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा मतलब न्यूक्लियस के उतना पास होगा। एस करेक्टर, एस हाँ ऑर्बिटल सर, क्या होता है? पास होता है। तो अगर एस एस कैरेक्टर बढ़ाने के लिए इंक्रीज कर रहा है तो फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। अब इसको समझते हैं ध्यान से, इसको समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से। बताओ sp3, इसमें एस करेक्टर कितना है? सर 25%। 25%। ठीक है, एक एस है, टोटल ऑर्बिटल है 4 × 100, कितना परसेंट है? 25%। sp2 में एस करेक्टर कितना है? तो 1/3। 33%। हाँ, उसके बाद sp में कितना परसेंट है? 50%। हाँ, तो ये हमें पता चल गया। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? sp, sp2, sp3 में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? SP। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। जिस एटम के पास ये होगा, अगर और कोई डिफरेंस नहीं, मान लो तीनों कार्बन ही है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा। अब यही चीज करनी है, इसी चीज को तुमको यहाँ पे लगाना है। बताओ अगर दो एटम sp3 हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्या? या sp2 वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, या sp वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? SP3 सर SP3। sp3 की सबसे ज्यादा होगी, फिर तो इसमें sp2 और फिर सबसे sp। कम है, SP3। ये बॉन्ड लेंथ आएगा कि नहीं? बताओ, किसी को डाउट है तो बताए।
सबसे लॉन्गर यही तो ऑर्बिटल्स होंगे, sp3 वाले, और इनसे जो बॉन्ड बन रहा होगा वो काफी क्या होगा, क्योंकि p कैरेक्टर ज्यादा है मतलब ज्यादा डायरेक्शनल होगा। ये जो sp3 होगा ऑर्बिटल वो ज्यादा डायरेक्शनल होगा, लंबा होगा, लॉन्गेट ऐसे होगा, ये बॉन्ड लेंथ है पूरी। sp2 वाला क्या होगा, थोड़ा कम लॉन्गर होगा, ये बॉन्ड लेंथ आएगी। और sp वाला थोड़ा ज्यादा स्फेरिकल होगा, 50-50% होगा, उसमें ये आएगी। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं थोड़ा इसको, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये अगर D1 है, ये D2 है और ये D3 है, तो D1 D2 से और D3 इस तरीके से ये है बॉन्ड लेंथ। तो बताओ क्या एक्चुअल में तीनों के शेप सेम होंगे क्या, sp3 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल के शेप क्या सेम होंगे, क्या इनके शेप सेम होंगे? हम बनाते सेम बनाते हैं, मैंने जब हाइब्रिडेशन पढ़ाया था तो बताया था ना सबको कैसे बनाते हैं, ऐसा याद आया? कितने लोग को याद आया? यस सर, बट सर, थोड़ा याद है। डिफरेंट रहेगा तीनों में। बट अभी बताना ज्यादा सही है ना, उस समय बता देते तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता तुम लोग को। आप सीख लिए हो, अब यहाँ पे समझ जाओ। क्या एक्चुअल में होगा तीनों का शेप सेम? नहीं होगा ना, थोड़ा सा अलग होगा। हाँ सर। sp वाला ज्यादा स्फेरिकल होगा, आधा आधा परसेंटेज है। sp2 वाला क्या होगा, बट तुम्हें ऐसा बनाना नहीं होता कहीं, ये तो केवल समझा रहा हूँ तब बता रहा हूँ। बाकी जगह तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे वाला कैसा भी ऑर्बिटल हो, वो छोटा एक बड़ा एक लोब है ना, हम सब में ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे ही बनाते हैं, sp हो sp2 हो। लेकिन जब कंपैरिजन करना आएगा तो हम थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखेंगे। तो ये ज्यादा डायरेक्शनल होगा, मोर डायरेक्शनल, लेस डायरेक्शनल, और सबसे लेस डायरेक्शनल कौन सा है, sp वाला। तो ये चीज याद रखनी होती है। तो मैं तुमको लिस्ट बना देता हूँ, उस पर समझना। सर बताओ एक बॉन्ड मिनट लेंथ को, फॉलो करो ना। अच्छा बताओ बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, अफेक्ट करता है? यस Yes. सर, डिपेंड करता है। हाँ। एस करेक्टर का मतलब क्या है कि उसमें के अंदर एस ऑर्बिटल्स कितने मिक्स किए होंगे जब स्टार्ट किया होगा। जैसे sp में एक s और एक p मिक्स किया तो 50% एस करेक्टर है। 50% एस करेक्टर का मतलब है कि न्यूक्लियस से उसका पेनिट्रेशन जो है एक पर्टिकुलर जगह पे है, उसका कुछ वैल्यू मान लिया। sp2 में क्या होगा, एस करेक्टर कम हो गया, मतलब ये ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें p वाले 67% के आसपास है, ज्यादा है पी कैरेक्टर। तो लॉन्गेस्ट या ऐसे कह सकते हैं इलोंगेटेड होंगे, थोड़े लॉन्गर होंगे। और इन तीनों में sp3 वाला सबसे लॉन्गर बॉन्ड होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा। क्यों? उसके अंदर पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, 75% पी कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर उसका कम रह गया। एस कैरेक्टर ज्यादा अगर होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, एस कैरेक्टर अगर क्या होगा, कम होगा तो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा और दूर होता चला जाएगा, ऐसे करके ये होता है। ठीक है, और उसका शेप भी बदलता जाता है। अगर एक ऐसे था, है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था। तो ये अगर हमारा sp है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp3 है, ये अलग अलग होंगे, एक साथ तो होंगे नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि एक अगर एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है तो sp2 नहीं हो पाएगा एक ही टाइम पे, ये इसके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो समझ लेना है चीजों को, और बाकी तो तुमको पता ही है सब, बना लो जैसे भी बना सकते हो। थोड़ी सी उसमें ड्राइंग सही रहेगी बनाना। ये नीचे वाला जो लिखा है ये मेन है, यहाँ से समझ में आएगा। तो एस करेक्टर जो है ज्यादा होने का मतलब है स्फेरिकल की तरफ वो जा रहा है, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और जितना कम एस कैरेक्टर होगा उतना कम स्फेरिकल होगा शेप। और एक्चुअल में जो है शेप भी ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मैं तुमको दो चार डेटा दे रहा हूँ, उनको थोड़ा ध्यान रखना। कंपेयर करने के लिए तो मैं करा सकता हूँ, मैं एक बार डेटा लिख देता हूँ, उसको याद रखना, थोड़ा सा काम आ जाएगा।
यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, बताओ कौन कौन सा हाइब्रिडेशन इस पे। तो बॉन्ड लेंथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था सिंगल सिंगल बॉन्ड का 1.54। सर ये हमें याद रखने का। नहीं नहीं, इसको केवल तुम कंपेयर करके मैं दिखा रहा हूँ, तुमको इधर वाला याद रखना है, इधर वाला कम ज्यादा याद रखना, ठीक है। ये वैल्यू नहीं याद रखो, कम ज्यादा, sp3 होगी तो क्या होगा, हाँ सर। बड़ी होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर मान लो 3 वैलेंसी है, ये sp3 हो गया, कैसा हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल है। और ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, सर sp2। क्योंकि जो एक जो वैलेंसी फ्री है उसमें हाइड्रोजन लगाना है तुमको, है sp2। बताओ ये छोटा होगा कि बड़ा होगा बॉन्ड ऊपर वाले से, इसको अगर A माना, इसको B माना, बताओ B की सर, वैल्यू छोटा होगा होगा। थोड़ा सा। सर छोटा होगा। हाँ, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू मेरे पास लिखी है, मैं केवल लिख रहा हूँ, उसको याद नहीं रखना, ना मुझे याद रखना है तुम्हें याद, ठीक है। बट उसको कंपेयर करके देखना है, एक बार लिखना है तो उससे तुम्हें दिख जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है। उसके बाद देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये sp3 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, sp। सर और छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू आती है 1.47 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलेंगे C, A B C तक कंपेयर कर दिया हमने। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे C, और उसमें कंपेयर करके एक नीचे सीरीज बनाएंगे या एक ऑर्डर बनाएंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमने लिखा sp2 वाले लाने हैं हमको, दो हमको क्या लाने, sp2 वाले। बताओ ये वाला कार्बन जो है, ये वाला, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस वाले का, बीच वाले का, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2। सर sp2 है। और इसका भी sp2। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बॉन्ड तो दो ही है, तो जो वैलेंसी नहीं दिखाई है उसका मतलब वो फ्री है, उसको ले लेना है हाइड्रोजन से। हाँ, कुछ भी उसके अंदर लगा हुआ है वो फ्री वैलेंसीज हैं, वो नहीं दिखाई, बस दिखाने के लिए हम दिखा भी सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो sp2 वाला जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इससे छोटा हो जाएगा। और अगर उसके बाद में हम लाते हैं एक sp2 और एक sp, बताओ ये उससे भी छोटा होगा, इसको मान लेते हैं d, इसको मान लेते हैं e बॉन्ड लेंथ, है सारे सिंगल बॉन्ड, केवल ये तुम देखना ध्यान से। बताओ जो जिनके ऊपर मैंने वैल्यू लिखी है ABCD, वो सिंगल है कि डबल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल ही। वो सिंगल बॉन्ड है सारे। हाँ, फिर भी उनकी डिस्टेंस क्या है अलग, क्यों, क्योंकि उनका जो एटम है वो अलग अलग है, कोई sp वाला है, कोई sp2 वाला है। अगर sp होते हैं तो वैल्यू आती है 1.37 एंगस्ट्रॉम। तो देखा है तुमने कैसे ये वेरी कर रहा है, देखा। ये लिस्ट बनाओ, ABCDEF तक आ गए, हो गया। तो बताओ ABCDEF अगर ऐसे लिख के देगा तो A से लेकर के BCDEF ऐसे बॉन्ड लेंथ कम होगी कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये वाली वैल्यूज जो है केवल समझाने के लिए यहाँ पे दिख रही है। तो सर सेकंड वाले में sp2 कैसा है, sp2 आएगा ना भाई, ये सिग्मा जोड़ो कितने, 1 2 3, sp2 आया। एक पाई अगर है कार्बन के साथ तो उसका sp2 हो जाता है। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या होता है, sp3। अगर कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ अच्छा गया, 3 सिग्मा है, ओके सर। हाँ, अगर कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम देगा। हाँ, वही मैं बोल रहा था, एक सिग्मा छुपा रहता है, मैंने अभी तो खोल दिया उसको, वहां पे देखो बॉन्ड भी बना दिया मैंने, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। बट अभी के लिए मैं उसमें लिख रहा हूँ, है ना, जहाँ पे नहीं है वहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ लोग, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ बॉन्ड्स हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे 1.4 से 1.51 हुआ। तो ये वैल्यू याद नहीं रख पाओगे क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, इसके लिए याद नहीं रखना है, इसको केवल कंपेयर करना है। तो देख रहे होंगे कैसे sp3 डोमिनेट कर रहा है। अगर sp3 है और उसमें sp भी लगा दिया, फिर भी उसकी वैल्यू sp2 वाले से ज्यादा होती है। अगर इसको कंपेयर करने के लिए आ गया क्वेश्चन एग्जाम में तो यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है। तो जब तक sp3 रहता है वो डोमिनेट करता है,
जब sp2 आ जाता है तो वो डोमिनेट करता है, और sp सबसे बेचारा लास्ट में आता है। तो सबसे जो टर्निंग पॉइंट है, सबसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो यही है, sp3 sp और sp2 इसमें अगर कंपैरिजन हो जाए। sp3 वाला इतना लॉन्गर है कि sp आने पर भी उसकी वैल्यू 1.47 रही, और अगर दो sp2 आए तब वैल्यू लगभग बराबर है, बट हल्की सी छोटी है। किसी का नोट करना बचा है क्या? आगे बढ़े। नहीं सर, बच्चा है, मैंने तो ऊपर से। अच्छा, कहाँ से? ये वाला हो गया? सर नीचे नीचे ई एफ चाहिए था। हाँ ठीक है। सर और नीचे। हम्म। हो गया सर। ओके, सुनो, हाइब्रिडेशन का देख लिया। नेक्स्ट आ जाओ बॉन्ड एंगल पे। बॉन्ड एंगल क्या होता है बताओ, याद है? इट इज द मिनिमम एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स या बॉन्ड्स। इट इज मिनिमम एंगल। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नहीं, ये बॉन्ड एंगल एक तो नया हेडिंग है, वो ऊपर का हो गया। बॉन्ड लेंथ पे सारा काम करा दिया, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल पे आ जाओ। इट इज मिनिमम एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। बट मिनिमम वाला एंगल लेना होता है। जैसे अगर पानी में लेना है तो बताओ कौन सा बॉन्ड एंगल लोगे? ये बॉन्ड एंगल होगा या ये बॉन्ड एंगल होगा? बॉन्ड्स के बीच का एंगल लेना है ना, तो मिनिमम लेना है। कौन सा लेना है? मिनिमम। ये है बॉन्ड एंगल। ये क्या है? बॉन्ड एंगल। इतना याद रखना। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, बहुत ही आसानी के साथ पहले पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। किसमें? हाइब्रिडेशन में। लोन पेयर के आने से क्या फर्क पड़ता है, वीएसईपीआर थ्योरी से क्या फर्क पड़ता है, और उसके अलावा भी कुछ कुछ फॉर्मूले, या ऐसे बोल सकते हैं कुछ कुछ रूल्स हैं। फॉर्मूला तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपेयर करना है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो स्पेसिफिक है बहुत, उनको याद करना पड़ेगा। उस पे आ जाते हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ डायरेक्ट, बता देना। तो फैक्टर्स के थ्रू लिखते हैं, उसमें पूछते हैं फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बॉन्ड एंगल। डेफिनेशन वगैरह पहले लिखा चुका हूँ मैं, एक इसका इंट्रो दे चुका हूँ स्टार्टिंग वाली क्लासेस में। बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में अगर एस करेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है कि घटता है? तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री तुमको देखना पड़ेगा। जैसे तुम्हें कंपेयर करने हो तो हम हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला सर फैक्टर जो है, हाँ बोलो। सर बस 1 मिनट थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, हाँ बोलो। कहाँ पे करें बताओ तो। सर वो बॉन्ड एंगल 1 सेकेंड।
Done, sir. Thank you. ओके, आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है उसको अफेक्ट करता है पहला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा जितना कि ज्यादा क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, रफली हम सीधे बोलेंगे बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, BCl2, BCl3 और CCl4, बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? सिंपल है, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, केवल उसको अप्लाई करना है। आई थिंक ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। आराम से करो, जो तुमने पहले पढ़ा है उससे होगा, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं करना है। जो तुमने पढ़ा है अभी तक का उसका यूज करना है। हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ा था, VSEPR पढ़ा था, वो सारा। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? हाइब्रिडेशन निकालो। क्या हाइब्रिडेशन आएगा बताओ बीई का, बोलो। क्या इसका एसपी आएगा? एसपी आएगा सर। क्या इसका SP2 आएगा? SP2 SP बताओ, ये तो लीनियर होगा, हाँ ये लीनियर होगा, हाँ सर। एंगल 180 डिग्री होगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल होगा, प्लेनर 120 डिग्री होगा। ये ट्राइगोनल पिरामिड। टेट्राहेड्रल होगा, है ना? हाँ कैसा होगा ये? टेट्राहेड्रल, एक बाहर और एक अंदर, ऐसे करके। ये बताओ एंगल कितने होंगे इनके बीच के, बोलो। ये हम इसी प्लेन पे देख ले रहे हैं, इसको कितना है? 107 डिग्री, 10 9.5 डिग्री, है ना सर? सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया है। हो गया सर। क्या हो गया? फिर से मैं बाहर हो गया? हाँ सर। Yes. ओके, देखते हैं, रुको। एक्चुअली मैम कॉल करता हूँ।